उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ पर एसआईटी ने राज्य सरकार को 250 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इस रिपोर्ट में डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज करने का दावा किया। 3 दिन पहले 2 जुलाई को बाबा नारायण साकार हरि का प्रवचन खत्म होने के बाद वहां भगदड़ मच गई थी और उस भयानक हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद तो लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि भगदड़ के बाद वहां हर तरफ लोगों के शव बिखरे हुए थे। इस भयानक हादसे के 3 दिन बाद एसआईटी ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही और सेवादारों की धक्का मुक्की को हादसे का कारण बताया। इसमें आयोजकों की तरफ से जरूरी इंतजाम न करना और हादसे के बाद भी उसे छिपाने जैसी बातों का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में एसआईटी ने हाथरस के डीएम, एसएसपी, एम्बुलेंस के ड्राइवर, डॉक्टर और चश्मदीदों समेत 100 लोगों के बयान दर्ज करने का दावा किया। रिपोर्ट में सत्संग में पहुंची भीड़ का भी जिक्र किया गया, क्योंकि दावा किया गया कि उस दिन सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जबकि एफआईआर के मुताबिक इजाजत 80,000 लोगों की थी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी को जांच रिपोर्ट हादसे के अगले ही दिन देनी थी, लेकिन राहत बचाव जारी रहने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस दौरे की वजह से जांच पूरी नहीं हो सकी थी। और 3 दिन पहले हुई इस भयानक घटना के बाद बाबा की प्राइवेट आर्मी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। आरोप लगा कि सत्संग के दौरान भीड़ को संभालने के लिए वहां तैनात पुलिस के जवानों को बाबा के सेवादारों ने हटा दिया था। सूत्र बताते हैं कि इस पर पुलिस के लोगों और बाबा के सेवादारों के बीच बहस भी हुई थी। लेकिन बाबा की प्राइवेट आर्मी के आगे पुलिस वालों की एक न चली। सत्संग से पहले की आई कुछ तस्वीरों में हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचन सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा नजर आया। हाईवे के किनारे लगाए गए पंडाल और उसके आसपास पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस के जवान नहीं, बल्कि बाबा की प्राइवेट आर्मी तैनात नजर आई। सड़क के किनारे सफेद रंग की ड्रेस में बाबा के सेवादार डंडे लेकर खड़े दिखे। उनके अलावा वहां काले रंग की ड्रेस में बाबा के ब्लैक कमांडो भी दिखाई दिए, जो लोगों को वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश करते रहे। फोन बंद करो। आरोप है कि सत्संग से पहले बाबा की प्राइवेट आर्मी ने वहां तैनात पुलिस वालों को हटा दिया था। लोगों ने आरोप लगाया कि भगदड़ के बाद सेवादारों ने घायलों की मदद करने से भी लोगों को रोक दिया था। और उनके जो सेवादार थे वो काम नहीं करने देते थे ग्रामीणों को। हम तो थे ही, बाकी ग्रामीण भी थे वहाँ पे उस एरिया के, उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। मतलब सत्संग के दौरान घटना वाली जगह सैकड़ों की संख्या में मौजूद बाबा के सेवादार ही पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि भगदड़ के वक्त भी बाबा के सेवादार भीड़ के आगे खड़े हुए थे। दावा किया गया कि जब लोगों की भीड़ बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए आगे बढ़ी तो सेवादारों ने उन्हें रोक दिया था। आरोप है कि बाबा के सेवादारों ने लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की थी और डंडे के दम पर लोगों को वहां से भगाने की कोशिश भी की थी। एफआईआर के मुताबिक प्रवचन सुनने के लिए वहां करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। सुरक्षा और भीड़ संभालने की पूरी जिम्मेदारी बाबा की प्राइवेट आर्मी पर थी। सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ गई थी। दावा किया गया कि उसी दौरान सेवादारों ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इससे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। देखते ही देखते वहां शवों का ढेर लग गया था। आरोप है कि इस घटना के बाद बाबा के सारे सेवादार वहां से भाग खड़े हुए थे, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाबा की निजी सुरक्षा से लेकर सत्संग के आयोजन का पूरा जिम्मा इन्हीं सेवादारों पर होता था। बाबा की निजी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी। काले कपड़े पहनने वाले इन लोगों को ब्लैक कमांडो या गरुड़ योद्धा कहा जाता है। इसी तरह सफेद रंग की ड्रेस पहनने वाले सेवादारों को हरिवाहक नाम दिया गया था। 25-25 की टुकड़ियों में तैनात रहने वाले इन लोगों पर पंडाल के अंदर लोगों के बैठने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन बाबा की इस प्राइवेट आर्मी में भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही उनकी महिला आर्मी, मतलब सुरक्षा कर्मियों की एक ऐसी टुकड़ी जिसमें सिर्फ महिलाओं को एंट्री दी जाती थी। बताया गया कि भोले बाबा की यह महिला आर्मी हर सत्संग के दौरान मौजूद रहती थी और सत्संगों के दौरान भोले बाबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी यही महिला आर्मी संभालती थी। इस महिला आर्मी का मुख्य काम बाबा की तरफ बढ़ने वाली महिला श्रद्धालुओं को रोकना होता था। इसमें शामिल महिलाओं और लड़कियों को बाकायदा कमांडो की तरह यूनिफॉर्म दी जाती थी, ताकि ये सभी दिखने में एकदम सुरक्षा बल के जवानों की तरह नजर आए। दावे के मुताबिक बाबा के दरबार की ज्यादातर महिला सुरक्षा सेवादार उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की होती थी, जिनकी भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म भरवाकर उन पर बाबा के आश्रम की मोहर तक लगाई जाती थी। इसमें फोटो लगा दी जाती थी, आईडी कार्ड, उसके बाद में पूरा नाम, डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, और नीचे आप देखिए कि किस तरीके से सेवादारों की सील होती थी। ऐसे कई फॉर्म राजस्थान के दौसा से भी बरामद किए गए। आरोप लगे कि दौसा के जिस घर से ये दस्तावेज बरामद हुए वहां नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हर हफ्ते दरबार लगाते थे।
और इन सबके बीच न्यूज 18 की टीम बाबा सूरजपाल की चमत्कारिक शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए उनके गांव के ठीक बगल वाले गांव में पहुंची, मतलब बाबा के पड़ोसी गांव में। लेकिन वहां के लोगों ने बाबा को पाखंडी और गुंडा तक बता दिया। बाबा के गांव का नाम बहादुर नगर बताया गया, जो कासगंज जिले में मौजूद है। और उनके गांव से महज 200 मीटर दूर नांगलचक नाम के गांव में रहने वाले लोगों ने उन्हें पाखंडी बता दिया। बाबा नारायण साकार हरि की चमत्कारिक शक्तियों और उनके बारे में जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने गांव के कई लोगों से बातचीत की। उस बातचीत के दौरान कई लोगों ने उन्हें जमकर कोसा और उन्हें जालसाज बता दिया। उन्हें भगवान मानने से इनकार करते हुए उन पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। आप मानते हैं बाबा को? क्यों? तुम्हें तो ऐसे हमारे को बाबा का कोई भगवान हुए जी बताओ। गांव के लोगों ने यह भी दावा किया कि बाबा के गांव यानी बहादुर नगर के लोग भी उन्हें भगवान नहीं मानते। उन्होंने बाबा पर लोगों को डराने और धमकी देने का भी आरोप लगाया। उनका गांव भी नहीं मानता, एक भी कैंडिडेट नहीं मानता है, बस डरता है उनसे। अच्छा, डरता है उनसे। और तो और नांगलचक गांव के लोगों ने बाबा पर करोड़ों की सरकारी जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया। लेकिन इस हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, जो 2 महीने में जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन इन सबके बीच बाबा नारायण साकार हरि का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसमें वो खुद को भगवान का अवतार बताते हुए धरती पर प्रलय लाने की बात कहते सुनाई दिए। बाबा नारायण साकार हरि ने यह भी दावा किया कि वो जरूरत पड़ने पर कभी भी प्रलय ला देंगे। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। ये वीडियो कब का है और कहां का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन हाथरस की घटना के बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो धर्म और समुदायों के बीच का भेद मिटाने के लिए अवतार लेने का दावा भी करते दिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। प्रवचन के दौरान वो सूट बूट पहनकर मंच पर अपनी पत्नी के साथ बैठे नजर आए। उनके भक्त उन्हें भगवान बताते नहीं थकते। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भक्तों ने उनके गुणगान में आरती तक लिख दी, जो उनके हर सत्संग में गाए जाने का भी दावा किया गया। और इस सबके बीच राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर भगदड़ में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात की। उस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लगे हाथ उन्होंने इस भयानक हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और वहां उन्होंने ग्रीन पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहां उनके बैठने के लिए एक स्टूल रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसे साइड कर दिया और वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने करीब आधे घंटे तक उन लोगों से बात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। हादसे के शिकार लोगों के घर वालों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। हाथरस जाने से पहले राहुल गांधी सुबह करीब 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना नाम के गांव पहुंचे। इस गांव में रहने वाली मंजू देवी नाम की महिला और उनके बेटे की हाथरस हादसे में मौत हो गई थी। इन्हीं के घर वालों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान मंजू देवी की बेटी राहुल गांधी को देखते ही फपक कर रोने लग गई। घर की एक बुजुर्ग महिला भी उनसे लिपट कर रोती नजर आई। राहुल गांधी के इस दौरे पर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने उन पर हादसे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सौभाग्य की एक बात यह है कि न बाबा का एफआईआर में नाम है और न ही कोई भी नेता बाबा पर कुछ बोल रहा है। हर तरफ के लोग हाथरस हादसे पर बोल रहे हैं, लेकिन बाबा पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, बाबा के सेवादारों पर सवाल उठा रहे हैं, आयोजकों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाबा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता सवाल नहीं उठा रहा। इतनी सारी कहानियां निकल कर आ रही हैं बाबा की, लेकिन नेता लोग उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे, बोल ही नहीं रहे। जो नेता किसी भी हादसे के पीछे, किसी भी अनहोनी के पीछे, किसी भी दुर्घटना के पीछे, किसी भी स्कैंडल के पीछे अपने विरोधियों का हाथ होने में जरा भी देर नहीं लगाते, अपने विरोधियों पर यह इल्जाम लगाने में जरा भी देर नहीं लगाते कि असली दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो नेता इस बाबा नारायण साकार हरि को दोषी भी नहीं बता रहे, बाबा पर कोई आरोप तक नहीं लगा रहे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा के लाखों भक्त हैं? ऐसा भी बताया जाता है कि बाबा के ज्यादातर भक्त एक ही समुदाय से आते हैं। तो क्या नेताओं को लगता है कि बाबा पर सवाल उठाया तो बाबा के भक्त नाराज हो जाने का खतरा है? और भक्त भी तो कुछ नहीं कह रहे। इतना सब कुछ हो गया, इतने लोगों की जान तक चली गई, बाबा का कुछ अता पता नहीं,
क्या भक्त भी यही मानते हैं कि इसमें बाबा का कोई दोष नहीं हो सकता? क्योंकि भक्त उस दिन भी प्रशासन को ही गाली देते सुने गए थे, पुलिस पर गुस्सा होते देखे गए थे, लेकिन कोई यह कहते नहीं सुना गया था कि बाबा ने यह क्या कर दिया। तो क्या नेता भी यही भांप कर बाबा पर कुछ नहीं बोल रहे कि इतना बड़ा समुदाय नाराज हो जाएगा? तो फिर तो कोई बाबा कभी कानून से डरेगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक में जिसके जितने ज्यादा भक्त होंगे उतनी ज्यादा बाबा की ताकत होगी नेताओं की नजरों में। ना पुलिस ने बाबा का नाम एफआईआर में डाला, ना किसी नेता ने मांग की कि बाबा को पकड़ो, ना कोई पूछ रहा है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, ना कोई यह इल्जाम लगा रहा है कि बाबा का नाम एफआईआर में न डालकर बाबा को संरक्षण दिया जा रहा है। ना इस पक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, ना उस पक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। तो जिसके साथ ठीक ठाक तादाद में पब्लिक हो वो कुछ भी कर सकता है। अगर इस बाबा के भक्त नाराज हो गए तो आपकी पार्टी के वोट चले जाएंगे, या आपको यह डर है कि बाबा के भक्त आपसे नाराज हुए तो बाबा के कहने पर आपके विरोधी के वोटर हो जाएंगे? ऐसे लोगों की कानून में अलग कैटेगरी है क्या? तो भीड़ ही अदालत हो गई फिर तो। जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ वो अपने हिसाब से कुछ भी करता फिरे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और क्या होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये वोट बैंक ही तो हुआ। कानून के मुजरिम तो ऐसे लोग तब बनेंगे ना जब उन पर जांच हो और केस चले, लेकिन एफआईआर में नाम ही नहीं होगा तो क्या संकेत दिया जा रहा है? फिर कैसे कहें कि बाबा की तलाश जारी है और बाबा फरार हैं? जब एफआईआर में नाम ही नहीं है बाबा का तो उनको कौन ढूंढ रहा है? और नहीं मिलने पर बाबा का क्या दोष? फरार तो वो हो ना जिसको सजा दिलाने के लिए कानून पीछे लगा हो। यहां तो एफआईआर में नाम ही नहीं है, और इस बात पर कोई विपक्ष का नेता भी कुछ नहीं बोल रहा है कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है। वैसे सब हल्ला मचाए हुए हैं कि ये चूक हो गई, वो चूक हो गई, ये जांच हो, वो जांच हो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, लेकिन बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। 100 बात की एक बात,